आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube स्टेशन पर। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। हम बात कर रहे हैं सफरनामा की, हमारे वीकली कॉन्वर्सेशन सीरीज की। सियासत से हटकर कुछ बातें कुछ खास लोगों से, खास शख्सियतों से, उनके करियर के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके अप्स एंड डाउन्स को जानने की एक कोशिश, उनसे कुछ सीखने की कोशिश। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, हकीमुद्दीन हबीबुल्लाह। आप ओलंपियन स्विमर हैं, भारत का प्रतिनिधित्व आप सिडनी ओलंपिक्स में कर चुके हैं, और साथ ही आप फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं स्विमिंग मैटर्स इंडिया के। इन दिनों आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मर्था पूल्स इंडिया के। बैंगलोर से आज हमारे साथ इस सफर में आप जुड़ रहे हैं। वेलकम हकीमुद्दीन आपका इस शो पर। शुक्रिया स्मिता, मेरी खुशी है यहाँ पे। थैंक यू। थैंक यू। हकीमुद्दीन, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, ये जो आपकी मोहब्बत है पानी के साथ में, वाटर के साथ में, जो आपका रोमांस है, ये कब कैसे शुरू हुआ, किस एज में शुरू हुआ? क्या कभी डर लगता था पानी से उसके पहले? एक्चुअली मुझे जब मेरी फर्स्ट पहली जो इंट्रोडक्शन था पानी से, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मुझे ये कहा जाता है कि मेरे जब क्लासमेट जब नर्सरी में था, मेरा एक क्लासमेट पानी में डूब के मर गया था। तो उस दुर्घटना के कारण मेरे माता पिता ने सोचा कि अगर मुझे तैरना सिखाया जाए, अगर मुझे तैरना आता है तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, और मोर एज अ लाइफ सेविंग स्किल। पर वहां से शुरू होके जो इंट्रोडक्शन हुआ मुझे, तब से काफी 2-3 साल खाली पानी में खेलने के लिए एक होटल नजदीक में था, मैं वहाँ पे पानी के साथ खेलता था। कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी मेरे लिए, तो वहाँ से शुरू होके क्योंकि मुझे मैं रोज जाके, जब मेरे माता पिता भी कहते थे कि मैं काफी नटखट था जब छोटा था, तो मैं पानी में खेल के जब घर आता था तो शांत होता था। तो इसीलिए मेरे माता पिता ने सोचा कि क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पानी के साथ, तो उसी से नेक्स्ट स्टेप उन लोगों ने मुझे एक लर्न टू स्विम कैंप में इंट्रोड्यूस किया। और क्योंकि मैं 1 या 2 साल पानी से खेल रहा था, एक्चुअली लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कैसे इनफॉर्मल प्लेस है, पानी से जो इनफॉर्मल जब हम खेलते हैं कितना सीखते हैं उसके साथ। तो वहाँ से शुरू हुआ, और जैसे मैं कहा, इट वाज एसेंशियल लाइफ स्किल मुझे, पानी से सेफ रखने के लिए। मतलब छोटे में आप बदमाशी करते थे, अभी तो खैर आप बड़े शरीफ नजर आते हैं। आपकी फर्स्ट इनिशियल मेमोरीज क्या है वाटर के साथ में, जो आपको याद हो कि आप पानी को एंजॉय कर रहे हो, या आपके आसपास लोग स्विमिंग कर रहे हो, आप डर गए हो एज अ किड? आपकी इनिशियल मेमोरीज क्या है? मेरी इनिशियल मेमोरीज यही है कि जो नजदीक में एक होटल का पूल होता था, जहाँ पे मेरे पिताजी लेकर जाते थे, और मैं ऐसे डुबकी मारना पानी के अंदर, कुछ पानी एक कॉइन पानी के अंदर डाल के निकालने के लिए, या तो ये सब बस 1 घंटा 2 घंटा कैसे चले जाता था मुझे पता नहीं चलता था। मुझे बहुत मजा आता था। और इसी दौरान मुझे कोई उसी टाइम मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं की थी, तो पर उसकी ऐसे शुरुआत खेल कब हुई? खेल कब खेल लगा में कि इसे खेल प्रोफेशनली जो है ट्रेनिंग में अब तब्दील करना चाहिए? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा जो जिंदगी है, इंग्लिश में मैं कहता हूँ, इट्स अ सीरीज ऑफ फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स। तो एक ऐसी हालत हुई कि उस होटल में एक स्ट्राइक हो गया था, तो बंद हुआ था कुछ महीनों के लिए। और उसी दौरान मेरी माँ मुझे एक दूसरी पूल को लेकर जाती थी कुछ दिनों के लिए। और वहाँ पे जब हम लोग मैं लेडीज बैच में जाता था, और लेडीज बैच अक्सर वो लास्ट बैच होती थी। तो जब हम लोग निकल रहे थे तो कुछ लोग अंदर आ रहे थे, तो मेरी माँ ने पूछताछ की कि क्या ये लोग क्यों, अभी लास्ट बैच लेडीज बैच है, ये लोग क्यों अंदर जा रहे हैं। तो पता चला कि ये लोग कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ से
मेरी माँ ने सोचा कि हाँ, अगर मुझे पानी से लगाव है और तो क्यों ना मैं थोड़ा मेरे स्किल्स इम्प्रूव करूँ और जो सही टेक्नीक है मैं वो सीख जाऊँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपका जो अपना चॉइस था, डिड यू एक्चुअली वांट टू बी अ स्विमर? आप इंजीनियर भी हैं। आप पर्सनली आपकी क्या चॉइस थी जब आप एक टीनेजर हुए, आप कॉलेज जाना शुरू किया? क्या आपका दिल लगता था स्विमिंग में, या फिर पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा होता था, या वो आपकी अपनी चॉइस थी? अ, मेरे पेरेंट्स कभी भी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किए। तो स्मिता, मेरी बैकग्राउंड ये थी कि अभी हम लोग काफ़ी सिंपल बैक से शुरू किए, से आते से आई वुड मैं कहूँगा कि हम लोग लाइक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से शुरू किए हमारी हुँ, सफ़र। तो ऐसे कुछ मेरे पेरेंट्स की कोई माता-पिता की कोई बैकग्राउंड नहीं है स्पोर्ट्स में या स्विमिंग में कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो उन लोगों का कोई ये इरादा नहीं था कि मैं जाके कोई बड़ा काम करूँ स्पोर्ट्स में या स्विमिंग में। हुँ, वहाँ से शुरू किया कि अ, पर उन लोगों का यही मानना था कि हम लोगों को अच्छा जो भी एकेडमिक या स्पोर्ट फाउंडेशन अच्छा होलिस्टिक हमको अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए अलग-अलग चीज़ों में। और वहाँ से ये स्विमिंग की के साथ में मेरा प्यार शुरू हुआ। हुँ। और मैंने एक्चुअली और काफ़ी कोई स्पोर्ट मैंने स्विमिंग के साथ-साथ ट्रायथलॉन शुरू किया था। स्विमिंग के ट्रायथलॉन साथ ओके, ट्रायथलॉन ट्रायथलॉन हाँ। स्विमिंग, साइक्लिंग और रनिंग है। तो हुँ, मैं जूनियर लेवल पे ये दोनों करता था, क्योंकि मुझे दौड़ना और साइक्लिंग करना भी पसंद था। और वहाँ से शुरू करके फिर स्विमिंग में फ़ोकस स्टार्ट हुआ। पर पेरेंट्स की कभी कोई अ, प्रेशर नहीं थी या हुँ, वो उन लोगों को यही था कि जब तक मुझे पानी से पसंद है या जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मुझे मज़ा आ रहा है हुँ, और मैं खुद सुबह उठ के अम, यू नो अम, हँसी-खुशी जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो हुँ, उन लोगों का यही था कि क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स था उ उ उसको लेके पढ़ाई फर्स्ट और हुँ, हमारे लिए एकेडमिक्स ऑलवेज़ पहले आता था कि हुँ। एकेडमिक्स फर्स्ट, और जो भी और स्पोर्ट एक सीरियस हॉबी की तरह होता था जो कि आम तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखने को भी मिलता है कि भई पहले पढ़ाई-लिखाई कर लो, बाकी जो करना है वो बाद में कर लेना। करेक्ट, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। मीर अमीना हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो रोज़ ट्यून इन करती हैं। रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथी पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। विकास कुमार गुड इवनिंग कह रहे हैं आपको, और कुछ सवाल भी इन्होंने दागे हैं जो हम आगे शामिल करेंगे। लेकिन अगर वापस मैं आपके करियर के बारे में पूछूँ, इसके पहले कि हम दूसरे मुद्दों पर बातचीत करें, कि ये कब लगा आपको कि आप ओलंपिक्स में जा सकते हैं, ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई कर सकते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये एहसास कब होने लगा आपको? तो सच कहूँ स्मिता, मेरी मुझे कभी यू नो मुझे ओलंपिक्स के बारे में पता नहीं था काफ़ी टाइम के लिए। जब तक मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 17-18 साल का हुआ, तब तक मेरा कोई ये इरादा नहीं था कि मुझे ओलंपिक्स जाना है। हुँ, तो मुझे मेरा पर मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिया के लिए एज ग्रुप में और सीनियर्स में मैं 13 साल का था, 13 और 14 साल का था जब मैंने फर्स्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू किया। पर ऑलमोस्ट 17-18 साल तक जब मैं हुआ, मुझे ओलंपिक्स जाने की कोई मोटिवेशन नहीं थी। कोई अ, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स मुझे खेलना था, और उसके बाद मुझे स्विमिंग छोड़ के पढ़ाई के ऊपर फोकस करना था। वो मेरा आइडिया था हुँ, और प्लान था। पर क्योंकि उस टाइम में ऑलरेडी इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी थी मेरी। और पर कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ उस एशियन अच्छा। गेम्स में। तो उसके बाद मुझे यही था कि अगर
मैंने एशियन गेम्स नहीं खेल सकता था, तो उसके ऊपर जो उससे बढ़ के जो दूसरा कंपटीशन है वो ओलंपिक गेम्स है। और अगर मुझे खुद पर यकीन था कि मैं उससे भी अच्छा कर सकता हूँ, और तो उन्हीं उस टाइम पे ओलंपिक्स का ध्यान आया मेरा ऊपर, और फिर मैंने फोकस किया 2000 ओलंपिक्स के लिए। और उसी टाइम पे तब तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी ओलंपिक्स के बारे में, और मुझे पता था कि बड़ा इवेंट है, पर खुद पे यकीन नहीं था कि मैं उसमें भाग ले सकता था। अच्छा, तो जब 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 ये खबर आई, जब पता चला कि भाई सिडनी का टिकट बुक हो रहा है, क्योंकि हकीमुद्दीन हबीबुल्लाह को सिडनी ओलंपिक्स में 200 मीटर्स के जो मेंस कैटेगरी है फ्री स्टाइल स्विमिंग, उसमें पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए वो क्वालिफाइड हैं। उस दिन का रिएक्शन याद है आपको? हाँ, तो मुझे तो तो पहले मैंने फर्स्ट जो क्वालिफाइंग मीट था ताइवान में, काओसियोंग ताइवान में, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड को 2.22 सेकंड से तोड़ा था। वो मेरे इवेंट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस से मैंने तोड़ा था, और बहुत नज़दीक से मैंने ऑफिशियल ओलंपिक क्वालिफाइंग टाइम मिस किया था। तो मुझे काफ़ी दुख था कि मैं इतना करीब आके चूक गया था। इंडिया में मैं इंडिया का टॉप मेल स्विमर था उस टाइम पे। तो मैं जाऊँ मैं मुझे उसको जो वाइल्ड कार्ड टिकट है फीना का ओलंपिक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं था। तो मुझे पता है कि उस रात जब मैंने मेरा 100% दे के नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, और मैं बहुत मैं रात में रो रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या होगा अभी। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब फीना ने मुझे वाइल्ड कार्ड टिकट दिया ओलंपिक्स जाने के लिए, मुझे पता चला, तो मुझे मैं खुशी से काफी पागल हो गया था उस दिन, क्योंकि उस उस सफर, उस 2 साल का सफर, जो एशियन गेम्स का जो मुझे दुख था जी क्वालिफाई नहीं होने का, और फिर फाइनली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई होने का जो खुशी थी, वो दुगना हो गया। तो वो खुशी में किया क्या आपने? फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या डांस कर रहे थे, क्या चीख रहे थे? मैं बस कूद रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी मेहनत से ज्यादा मेरे सपोर्टर्स, मेरे पेरेंट्स से शुरू होकर मेरे फैमिली, मेरे भाई, छोटे भाई, और मेरा कोच, बहुत लोगों ने मैंने मुझे सपोर्ट किया था उस जर्नी में। और हम लोग सबको पता था कि बहुत मुश्किल है वो सफर ओलंपिक्स जाने का। कोई उसमें बहुत रिस्क है, काफी चैलेंजेस है, और बहुत नजदीक आके भी शायद टिकट नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज वो डर था, और जब तो इसीलिए काफी खुशी हुई थी, और हमारे हमारे फैमिली काफी सिंपल है, तो हम लोग ज्यादा जब कुछ अच्छा होता है तो हम ज्यादा सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं, और ज्यादा अगर कुछ बुरा भी होता है तो ज्यादा दिल पे लेते नहीं है, और इतना बुरा भी नहीं मानता है। मतलब एक बैलेंस बनाए रखना जो है वो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है वो अच्छी बात भी है। तो तो वो रखे मेरे ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट अगले दिन मुझे रियलिटी चेक हुआ, क्योंकि जब मैंने जाके मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर को बोला कि मैं ओलंपिक के लिए जा रहा हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि अ, अच्छा, तो ओलंपिक्स में पूरा कर्नाटका भाग ले रहा है या पूरा इंडिया भाग ले रहा है? तो मैंने तो इस तो तब मुझे पता चला कि काफ़ी लंबी सफ़र है इसके बाद भी, क्योंकि लोगों को ये भी पता नहीं कि ओलंपिक्स क्या होता है, कितना बड़ा है, और तो मैंने बताया कि नहीं, ये पूरा दुनिया भाग लेगी इसमें। तो वो बोला, द प्रोफेसर बोला, अच्छा, ओह वेरी गुड, तो ये बैंगलोर में हो रहा है? तो मैं बोला नहीं, अनबिलीवेबल। ये सिडनी में, अगले महीने सिडनी में होगा। तो
काफी रियलिटी चेक मुझे अगले दिन ऑलरेडी हुआ मतलब you were rooted to the ground कि भाई ज्यादा उड़ान मत भरो। इंसिया मैट्रिक्स वाला इनफैक्ट कह रहे हैं कि व्हाट मेमोरीज, निश्चित रूप से। और रविंद्र सिंह रॉबिन पूछ रहे हैं कि कोविड ने कैसे असर डाला है स्विमिंग पर। इस पर हम आगे बात करेंगे। मीर अमीना आपसे टिप्स मांग रही है कि उनको पानी से बहुत डर लगता है और मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, इजी टिप्स दीजिए स्विमिंग के लिए। वो प्रैक्टिकल टिप्स तो मैं खुद अपने लिए भी लूंगी, लेकिन अगर हम ओलंपिक्स की बात एक बार जरा कर लें और उसके बाद फिर दूसरे मुद्दों पर आते हैं। जब आप कंपटीशन में थे, compete कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? व्हाट वाज योर मंत्रा कि अगर टेंशन हो, एंजाइटी हो तो कैसे डील करे परफॉर्मेंस से पहले? हालांकि यू कुडंट अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, वो ओवरऑल मैच रैंकिंग्स नहीं आ सकी थी, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे इंटरनलाइज करते हैं टेंशन को, एंजाइटी को, जब एक पीक कंपटीशन में होते हैं? तो एक तो मैं एक फर्स्ट पीक जो मेन परफॉर्मेंस कैसे मैं हैंडल करता हूँ उसके ऊपर फर्स्ट फोकस करूँगा, क्योंकि और उसमें मेरे एटलीस्ट मेरे सफ़र में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइनल्स में भाग लिया था इंडिया के लिए, जब मैं 13 साल का था, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स ढाका में हुई थी। मैं इंडिया का यंगेस्ट पार्टिसिपेंट था। मुझे ओवर एक्साइटमेंट था और डर भी, और मुझे पता है कि मेरा पूरा रेस का जो प्लान था पूरा चौपट गया। और मैं फिफ्थ आया उस इवेंट में और काफी बुरा लगा। और मुझे काफी थोड़ा पर जैसे मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिले और ज्यादा मैं ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और हम सब लोग हम लोग योगा करते हैं, हम सब लोग ब्रीदिंग पे ऊपर फोकस करते हैं मेंटली। हम पर एक तो कहना है और दूसरी चीज उस टाइम पे कैसे हम कंट्रोल करते हैं सबको, वो काफी मुश्किल है। तो थियोरी में एक चीज है और प्रैक्टिकली हम ओनली बाय एक्सपीरियंस सीख सकते हैं। क्योंकि कितना एक्सपीरियंस मिलेगा उस एक्सपीरियंस के ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं और ज्यादा हमारी कॉन्फिडेंस बिल्ड सकते हैं। तो मेरे करियर के जैसे करियर बढ़ने लगी, मेरी कॉन्फिडेंस और जो उस प्रेशर को हैंडल करने की जो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गई थी। और तो मैं काफी टाइम इंडिया का एंकर मैन होता था। रिलेज में जब हाई प्रेशर सिचुएशन में मुझे डाला जाता था, क्योंकि मैं उसको फिर हैंडल कर सकता था। पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई उसमें शॉर्टकट नहीं है। जितना आपको क्या ये एडवांटेज था कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग ट्विटर पर दिन भर जो है ट्रोलिंग नहीं करते थे, अब्यूज नहीं करते थे, शायद सेल्फी का भी उतना जमाना नहीं था। आपसे मैंने पूछा कि आपकी कोई वीडियोस है क्या, तो आपने कहा नहीं, मैं तो उस दिनों सेल्फीज भी नहीं लेता था। तो वो एक एडवांटेज था उस वक्त के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कंपेयर टू द प्रेशर जो आज के स्पोर्ट्स पर्सन आज के 24/7 365 डेज इंटरकनेक्टेड ऑनलाइन माहौल में झेलते हैं about their performance? तो आई मीन वो तो एक मैं मानता हूँ कि आज के एथलीट के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है। जो उम्मीद जो है उसके उनके ऊपर वो ज्यादा होता है, तो प्रेशर भी ज्यादा है। पर उस टाइम भी उस हालात में प्रेशर होती थी। एक्सपेक्टेशंस, जैसे हम लोग साफ गेम्स जब खेलते थे तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका सब कंट्रीज के के साथ जब हम कंपटीशन खेलते थे, तो मुझे याद है 1995 साफ गेम्स चेन्नई में जब हुआ, तब हर एक स्विमर एक क्रिकेट स्टार के जैसे माना जाता था। तो हमारे पास लोग लाइन में खड़े होके ऑटोग्राफ लेते थे और बच्चे को लेके आते थे हमको, प्लीज हमारे बच्चे को आप हाथ लगाओ, ब्लेस करो हमारे बच्चे को। तो ये ऑफ कोर्स कुछ ही पल थे जो स्पेशली जो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स है जहाँ पे हम लोग ज्यादा मेडल्स मिलते हैं, उस पीरियड में काफी होता था। और जब इंडिया पाकिस्तान का जो अगर कोई क्लोज कंपटीशन होता तो प्रेशर काफी हम लोग महसूस करते थे। पर ओलंपिक्स की बात करो तो मुझे एक्चुअली इतना क्योंकि
मेरा जो स्टैंडिंग था काफी पीछे था, तो मुझे ऐसे कोई मेजर परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था, पर मुझे दूसरा प्रेशर था, या दूसरा कि यू नो मैंने इतना कुछ किया है इधर पहुंचने के लिए, तो मुझे अम, अ, उस हर एक क्षण को कैसे मैं उसको यू नो उसका मजा लूं, या Get the उसको most out कैसे, of each moment. I yeah, think that's what was how going can on. I absorb that moment and live in that Hmm. moment. तो Hmm. मुझे परफॉर्मेंस की परवाह इतनी नहीं थी, आई मीन उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मेडल की कोई उम्मीद भी नहीं थी मेरे ऊपर, या कुछ तो वो थोड़ा अलग सिचुएशन था। But there's always that expectation for a dark horse or somebody कि कोई undercurrent आ जाए. राहुल सिंह रावत हाई कर रहे हैं. थैंक यू राहुल फॉर जॉइनिंग द शो. हकीमुद्दीन, एक ओलंपिक्स पर जो एक आखिरी सवाल आपके मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर पूछना चाहूंगी कि क्योंकि आज आपने 2000 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, सिडनी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था, और आज 2020 है, हालांकि 20 इयर्स बीत चुके हैं. अपने आप में द गेम्स हैव अंडरगॉन अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ओलंपिक्स itself has undergone a lot of changes, लेकिन उस वक्त आपके लिए जो एक इम्प्रेशन था या एक which stayed with you as a learning experience from Olympics then, what was that? सी एक जो मुझे सिडनी ओलंपिक्स का टैगलाइन था, सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो टैगलाइन मुझे बहुत पावरफुल लगा था, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में इंडिया में उस टाइम पे एथलीट का उतना वैल्यू नहीं था, यू नो तो बट जब हम लोग ओलंपिक गेम्स गए थे, तो ओलंपिक गेम्स विलेज में एथलीट सबसे बड़ा है, और सब लोग अलग, आई मीन सेकंड एथलीट के पीछे आते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है जब आई मीन, और वहाँ पे भेदभाव नहीं है कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट या आप क्वालिफायर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग सब एथलीट एक बराबर है, जब ओलंपिक गेम्स विलेज में है। और वो मुझे सबसे बड़ा इम्प्रेशन वो मेरा था, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गेम्स विलेज एक जगह थी जहाँ पे दुनिया के सब लोग अलग अलग स्किल में लेके जो एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। मुझे याद है कि पहले एक दो दिन में ऑटोग्राफ बुक लेके भागता था, कितने या इतने सुपरस्टार्स थे उस विलेज में जो मैंने मैगजीन्स में देखे थे। और पर 2 तीन दिन के बाद मैंने ऑटोग्राफ बुक बंद करके मेरे बैग के अंदर रख दिया, क्योंकि मुझे सबने मुझे महसूस किया कि आप भी हमारे बराबर है, कि तो मुझे फिर मुझे ये नहीं लगा कि वो लोग सुपरस्टार है, मैं कोई नहीं हूँ, यू नो उस तरह का माहौल, मैं कहता हूँ कि इट्स हेवनली। जब लोग मुझे पूछते कि ओलंपिक्स का जो एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि वो गेम्स विलेज में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो स्क्रीन में हम लोग देखते हैं वो खाली कंपटीशन के बारे में देखते हैं, पर जो गेम्स विलेज है वो एक्चुअली द हार्ट ऑफ वो मेन जगह है, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो स्वर्ग का जैसा है। बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि यहाँ काफी सारे ऐसे दर्शक हैं जो इन बातों को हम नहीं सोचते हैं, जो खास करके हम लोग नॉन एथलीट्स हैं। हम अगर स्विमिंग करते हैं तो एज अ हॉबी करते हैं, एज अ पार्ट टाइम करते हैं कि बहुत गर्मी हो गई तो चलो पूल में आधे घंटे के लिए थोड़े से लैप लगा लिए। लेकिन जो सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी का टैगलाइन जिसका आपने जिक्र किया सिडनी में, अब आज की दौर की अगर हम बात करें हकीमुद्दीन, और थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप अपने वॉल्यूम को अगर इंक्रीज कर सकें। जो कोविड का सवाल पूछ रहे हैं रॉबिन यहाँ पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपके साथ सिडनी ओलंपिक्स में निशा मिलेट थी, उनकी अपनी स्विमिंग पूल है, एकेडमी है बैंगलोर में, आप लोगों की अपनी एकेडमीज हैं। कितना असर पड़ा है कोविड-19 का? कैसे आप लोग इस वक्त जो है, आपको कोई उम्मीद भी है कि कब तक पूल्स वगैरह आप लोग ओपन कर पाएंगे? लाइवलीहुड्स कैसे सस्टेन हो रहा है तमाम जो स्पोर्टिंग स्टाफ और कॉलीग्स का? तो ये एक अजीब सिचुएशन हम सब फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने ऐसे
कभी किसी ने फेस नहीं किया है, तो कोविड की बात किया जाए तो ये पहली बार इस सिचुएशन में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि सब जगह इंडिया, आई मीन इंडिया को ज़्यादा असर हुआ है ये क्लोजर के साथ, पर ये ग्लोबल फिनोमिनन में पूरी दुनिया में ये इफ़ेक्ट हो रहा है कि सब स्विमिंग पूल्स काफ़ी टाइम के लिए बंद किया गया था। पर अभी जब हम आगे देख रहे हैं, 2 चीज़ है, एक तो कॉम्पिटिटिव स्विमर्स जो स्पेशली जो टोक्यो 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको कैसे स्विमिंग पूल एक्सेस यू नो उनको कैसे प्रायोरिटी दिया जा सकता है उनको अपने प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट फोकस पॉइंट है जो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ध्यान दे रही है और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, लाइफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर इन्वॉल्व है, तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व है इस डिसीजन मेकिंग में। तो पर अगर कंप्यूटर स्विमिंग के की बात किया जाए तो वो मेरे हिसाब से जल्दी खुल सकती है, क्योंकि स्विमिंग पूल अगर देखा जाए सेफ जगह है, स्विमिंग पूल का पानी अगर बराबर से मेंटेन उसका जो क्लोरीन लेवल्स और पीएच लेवल्स, जो केमिकल लेवल्स अगर वो बराबर मेंटेन किया जाता है तो स्विमिंग पूल का पानी काफी सेफ हो है लोगों के पर लिए। कितने लोग एक वक्त में पूल के अंदर जा रहे हैं? क्या बैचेस और छोटी होनी होंगी? उस तरह के नियम कानूनों में हाँ, बदलाव करना होगा? तो अभी इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी कंपैरेटिव स्विमिंग मैनेज करने के लिए वो काफ़ी ईज़ी होगा, क्योंकि काफ़ी जो ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो वो छोटे नंबर है और उसका सोशल डिस्टेंसिंग या ईज़ी में हो सकता है, मैनेज हो सकता है। पर नाउ अगर हम बात करें पूरे इंडस्ट्री की, कि जो उनको बहुत बुरा असर हुआ है, क्योंकि जो हमारा जो समर टाइम है वो पीक टाइम है हमारी इंडस्ट्री में, इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो अभी तक उनका फोकस मेनली समर टाइम में होता है, जो कमाने का थ्रू समर कैंप्स और थ्रू कंपेटिटिव प्रोग्राम कैंप्स के, तो उसमें हम देखेंगे तो इन 3 महीने में कुछ नहीं हुआ है, कुछ एक भी प्रोग्राम हुआ नहीं है, तो उसका और लोग क्या करते थे कि जो भी उनका कमाई इन 3 महीने में होता था वो पूरा साल में स्प्रेड करते थे, अलग कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स में, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट होगा आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि असर पड़ेगा जो इस लॉस का। और जो आप बता रहे थे कि आगे जाके न्यू गाइडलाइंस ऑफ कोर्स आएंगे, जितने लोग एक साथ पानी के अंदर तैर सकते हैं वो कम होगा, उसको लेके जो भी जो फाइनेंस के ऊपर जितना लोग स्विमिंग के लिए पे करते थे उसके ऊपर शायद असर होगा, क्योंकि वो भी चेंज होगा, तो काफी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो न्यू नॉर्मल होगा वो थोड़े टाइम के लिए इम्पैक्ट हो करेगा। वैसे तो कोई भी सेक्टर पर नहीं है जो इस वक्त अछूता हो कोविड से। कोविड का असर हर जगह ही पड़ा है, सब जगह ही चुनौतियां कहीं बड़ी हैं। लेकिन अकीम, क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जब हम बात करते हैं, आपको अब 30 साल का वक्त हो गया ओलंपिक्स में गए हुए, क्या एक एटीट्यूडनल चेंज आया है सोसाइटी में स्विमिंग को लेकर कि अब ये एक सिर्फ लग्जरी की बात नहीं है? बहुत ऐसा लगता है, आपने कहा आपके माँ बाप ने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि बचपन में आपके किसी दोस्त की मौत हो गई थी पानी में डूबकर जब आप छोटे थे, तो इसीलिए उन्होंने घबरा कर आपको स्विमिंग सिखाया। ये एक लाइफ स्किल सेट है जो कम उम्र में सिखाया जाना चाहिए। लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटीज, मैं छोटे शहर से आती हूँ, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से आती हूँ, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमारे लिए ये ऑप्शन था नहीं कि कोई स्विमिंग पूल हो हम जाकर वहां सीख ले। क्या वो आपको लगता है आज की तारीख में, आज के इंडिया में वो बदला है, ये ऑप्शन ज्यादा हुई है यहाँ? हाँ, मैंने काफ़ी बदलाव देखा है इन ऑलमोस्ट 15 साल हुआ कि मैं
स्पोर्ट चेंज करने के लिए यू नो स्पोर्ट इंडिया के जो परफॉर्मेंस चेंज बदलाव लाने में जुटा हुआ हूँ। और इन सालों में मैंने काफी बदलाव देखा है। तो पहले एक्सेस एक बड़ी चीज थी कि हम लोग सोचते थे कि हम तैर नहीं सकते अगर तो वो बदलने लगा है। अभी काफी सारे स्विमिंग पूल्स आने लगे हैं। अगर बैंगलोर की बात करो तो हमने एक सर्वे की रिसेंटली किया था। बैंगलोर में ऑलमोस्ट 500 प्लस स्विमिंग पूल्स है जो कॉमन यूज पूल्स जो हम बोलते हैं, जो जहाँ पे एक फैमिली से ज्यादा लोग तैर सकते हैं। तो अगर वो देखते हैं तो बैंगलोर, मुंबई या पूना, सब शहरों में स्विमिंग पूल्स बढ़ रहे हैं। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से ऑफ कोर्स और चाहिए, पर वो बढ़ने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। पर ये ग्रोथ आप कहेंगे कि क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नजर आ रही है? क्योंकि आप जब छोटे गांव कस्बों की बात करते हैं, भारत में हालांकि कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल बेल्ट्स हैं, ज्यादातर अगर आप फार फ्लंग विलेजेस की बात करें, या ऐसे में लोगों ने शायद नेचुरल वाटर बॉडीज में स्विमिंग सीखा हो। किसी ने तालाब में, बंगाल में कहते हैं पोखर में, उस वहां स्विम करना सीखा हो। कोई समुद्र चूंकि तट के आसपास रहता है तो वहां सीख लेता है। लेकिन प्रोफेशनली इसे कैसे चैनलाइज करें, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो, और उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ शहरों में नहीं, छोटे छोटे गांव में, वहां स्विमिंग को लेकर किस तरह से बदलाव नजर आते हैं? तो इसीलिए एक्चुअली स्मिता, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही हमारी मोटिवेशन है। जो काम हम कर रहे हैं वो यही क्योंकि हम लोग बदलाव देख रहे थे, पर जिस तरह का बदलाव जिस तेजी से हम बदलाव देखना चाहते हैं वो हम नहीं देख रहे थे। जब हमने पूछा कि इंडिया में इतना हमारा एंगेजमेंट पानी से क्यों इतना कम है, तो हमने देखा कि लोग जब सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, उसी में उसी टाइम चैलेंज है, क्योंकि उन लोग काफी टाइम लोग जब वो पहले बार सीखने जाते हैं तो उनको मजा नहीं आता है, या अगर मजा आता है तो वो सही जो स्किल्स, सेफ्टी स्किल या उनको जो स्विमिंग स्किल्स सीखने को नहीं मिलता, तो उसमें उनको कॉन्फिडेंस नहीं आती है पानी के साथ एंगेज करना। स्विमिंग पूल आपने जैसे बताया, स्विमिंग पूल के अलावा काफी पानी है इंडिया में। तालाब हो या समुद्र तट हो, इंडिया में काफी लंबा समुद्र तट है। तो वो देखा जाए तो हम लोग बीच पे बैठ के पानी को देखते हैं। पानी के अंदर बहुत लोगों को नहीं देखेंगे। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पानी में काफी लोग सर्फिंग करते हैं, ओपन वाटर स्विमिंग करते हैं। तो वो मुझे चेंज करना था, और वही मोटिवेशन था कि हम लोग कैसे स्विम टीचर्स को इंडिया में हमारा फोकस कोचेस के ऊपर है, पर कोचेस प्रोफेसर्स के जैसे है। वो बाद में आते हैं जब किसी को पानी उनका फंडामेंटल स्किल्स बराबर है और उन लोगों को फिर कंपटीशन खेलना चाहते हैं, पर उनके पहले टीचर्स आते हैं। तो वो फर्स्ट बदलाव हमने शुरू किया लाने का। तो आज की तारीख पे हमने देखा है कि इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग जिनको पानी से प्यार है, पर उनको और दूसरे लोगों को सिखाना चाहते हैं। अभी हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको वो स्किल्स देते हैं, और उस स्किल्स के साथ अभी हम काफी बदलाव देख रहे हैं। Okay, that's positive to hear. मैं इसमें जरूर मीर अलीना के सवाल के बारे में अब आपसे पूछना चाहूंगी, जो उन्होंने कहा कि आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बहुत कोशिश की, 3-4 दफा कोशिश की। शायद ज्यादा उम्र में जब सीखने जाते हो आप पानी से उतना कंफर्टेबल नहीं होते जितने कि आप बचपन में सीखते वक्त होते हो। सो आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट ए लूजर स्टूडेंट। अभी बहुत थोड़ा बहुत तैर लेती हूँ, बट इट्स हार्डली एनी लाइफ स्किल सेट। हाउ डू यू फील साइकोलॉजिकली विद दिस फियर ऑफ वाटर इश्यू?
तो पहले जैसे मैंने आपसे पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने बताया था कि कोई बुरा स्टूडेंट नहीं होता है। तो मेन जो चीज़ है कि अगर टीचर को पता है कि कैसे सब बच्चे को एक साथ लेकर जा सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से टीचर की ज़िम्मेदारी है, कोई बुरा स्टूडेंट नहीं होता है। तो हमारी जो कोशिश है कि हम टीचर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि उनका जो टीचिंग की जो मेथड है, वो हुँ, कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि हुँ, टीचर को काफ़ी स्विम टीचिंग सबसे कठिन जॉब है। हुँ, यू नो लोग स्विम टीचिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो काफी टाइम लोग समझते हैं कि अगर किसी को तैरना आता है तो वो किसी को सिखा सकता है, स्विमिंग सिखा सकता है, पर वो हुँ, नहीं है। किसी को स्विमिंग सिखाना एक स्पेशल स्किल है और उनको सपोर्ट करना है कि किस तरह का टेक्निक्स, सिखाने का टेक्निक, और जो सीखता है वो कैसे सीखता है। हुँ, और तो लर्नर का के ऊपर तो पेशेंस, कैसे कैसे सब बच्चे को इकट्ठा एंगेज करना है, अम, और खेल के द्वारा कैसे उनको सिखाया जा सकता है। हुँ, वो काफ़ी टेक्निक्स है जो एक एक उदाहरण देता हूँ। अ, अगर किसी को आप बोलोगे पानी में अपना सिर डाल के ये पानी में बबल्स ब्लो करने के लिए, हुँ, ये हम लोग सोचते हैं आसान है, पर एक्चुअली आसान नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, और कोई भी डरेगा, हुँ, क्योंकि पानी में आप लाइक सफोकेटिंग फीलिंग आएगी आपको। हुँ, हुँ, तो अगर बच्चे के साथ आप खेलोगे और एक खिलौना पानी के अंदर डालोगे, और वो आप अगर आप उन बच्चे को बोलोगे आपको खिलौना लेकर आना निकलना है, तो हुँ, बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मुझे मेरे सिर को पानी के अंदर डालना है, आँखें खोलना है। हुँ, वो खुद पे खुद वो हो जाएगा, और वो खिलौना क्योंकि उसका ध्यान खिलौना पे है, हुँ, और वो हुँ, खिलौना निकालने के लिए जाएगा। हुँ। पर तो पर आप अगर बच्चे के ऊपर चिल्लाओगे और उसको बोलोगे आपका सिर पानी में डालो, तो वो डर जाएगा। राइट, राइट। सो देयर हैव टू बी दीज़ स्किल्स जिसके ज़रिए आप एक फ्रेंडली अप्रोच भी कर सकें, लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। अमीना अरसीवाला इज़ सेइंग इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव शो। थैंक यू अमीना फॉर योर फीडबैक। लेकिन हकीम मुदीन आपसे मैं एक सवाल ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, जब हम ओलंपिक्स के सफ़र की भारत की बात करते हैं, ऐसे भी हमारी मेडल टैली इज़ नॉट अप टू द रैंक। हालाँकि पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, जहाँ तक दूसरे कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स हैं। स्विमिंग में आज तक हमारे मेंस या वुमेन्स किसी भी कैटेगरी में जो है इंडियन हमारे स्विमर्स सेमीफाइनल्स तक एडवांस नहीं कर पाए हैं। क्या वजह है आपको लगता है? क्या कोई फिजिक की दिक्कत है, डाइट की दिक्कत है? हाउ डज वन क्रिएट एन ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग स्विमर इन द कंट्री? तो स्मिता, मेरा यही मानना है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। तो लोग मुझे देखते हैं, तो मेरा हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, मेरा फुट साइज 7 है। तो मेरे में कोई ज़्यादा फिजिकल गिफ्ट नहीं है, हम्म, पर मुझे ये मेरा ये मानना है कि मैं इंडिया का टैलेंट ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने आजकल के अगर आप इंडियन टीम देखोगे, तो वीर धवल खाड़े जो है, श्रीहरि जो है, वो सब 6'3", 6'4" उनका हाइट है। अगर आप दूसरे इंटरनेशनल स्विमर्स के करीब में देखोगे, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। हम्म, अ, तो यू नो हमारी यही एक कमी थी कि हमें विश्वास नहीं था कि हम जीत सकते हैं। उस लेवल पे हम जाके हम जीत सकते हैं। और वो हम कुछ सालों में हमने ये बदलाव भी देखने को मिला है। अलग-अलग स्पोर्ट में शुरू हुआ, अभी हम्म, स्विमिंग में भी आ रहा है, कि और अब क्योंकि अभी आप ओलंपिक्स के बारे में बात करोगे, और स्विमिंग में या एक्वाटिक स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल्स हैं।
यस, इनफैक्ट ये मैं तो फ्लैग भी 49 करना चाह रही थी कि आप ही के एक आर्टिकल में मैं पढ़ रही थी कि किस तरीके से जब टोक्यो ओलंपिक्स होता है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, तो उसमें अकेले जो एक्वेटिक स्पोर्ट्स हैं जिसमें डाइविंग है, वाटर पोलो है, स्विमिंग है, 49 गोल्ड मेडल्स जो हाईएस्ट सबसे कैटेगरी है फॉर एनी करेक्ट स्पोर्ट्स कैटेगरी। और उसमें करेक्ट इंडिया का जब टैली 0 जाता है तो ऑब्वियसली हमारी ओवरऑल टैली अपने आप में घट जाती है। आपने उसमें लिखा था कि अगर माइकल फेल्प्स अमेरिका की जगह इंडियन टीम में होते तो कैसे हमारी मेडल टैली परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई होती। तो करेक्ट ये अपने आप में निश्चित रूप से बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस पर फिर फोकस करें। करेक्ट और स्मिता मुझे खुशी है कि अभी यू नो हाल ही 2 साल में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना शुरू किया है स्विमिंग के ऊपर, क्योंकि हम लोग कहते थे कि स्विमिंग इम्पोर्टेंट स्पोर्ट है, नॉट सोशल के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी और परफॉर्मेंस के लिए भी। पर हर एक का टाइम आता है और मुझे खुशी है कि टाइम लगा है, पर अभी ध्यान आने लगा है स्विमिंग के ऊपर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, सब ने अभी स्विमिंग को सपोर्ट करने में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब ये अ, सबका ध्यान है कि अगर इंडिया का मेडल टैली बढ़ाना है ओलंपिक गेम्स में, तो स्विमिंग एक स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो हमारे में इंडिया में काफ़ी माइकल फेल्प्स छुपे हुए हैं, उनको ढूंढना है, उनको प्लेटफॉर्म देना है अपना हुनर दिखाने के लिए, और इंडिया को टॉप लेने में वो काफ़ी हेल्प करेंगे। शेरे बानो मिल्की हैं जो कह रहे हैं कि ब्रिलियंट वर्क, स्विमिंग डज नीड मोर सपोर्ट, थैंक यू। एंड मीर अमीना वापस से पूछ रही कि क्या स्विमिंग को आप खुद से भी सीख सकते हैं। मुझे उसमें तो मैं ये लोगों को ये डिस्क्लेमर भी इनफैक्ट क्वेश्चन भी दे दूंगी जो जिसका जिक्र पहले हकीमुद्दीन कर रहे थे कि चूंकि आप स्विमिंग जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्तों को भी स्विमिंग सिखा सकते हैं। इस वजह से इंडिया में बहुत सारी, इंडिया और वर्ल्ड में बहुत सारी एक्सीडेंट्स भी होती हैं, तो वो थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि एक जो ट्रेनर है, प्रोफेशनली ट्रेन्ड कोच हैं, उनमें और एक शख्स जो स्विमिंग में अच्छा हो, स्विमिंग करना सकता हो, उनमें डिफरेंस होता है। क्या आप अग्री करेंगे इस बात से कि एब्सोल्युटली स्मिता, एब्सोल्युटली। आप मैं अग्री करता हूँ, और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स के बाद ड्राउनिंग सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेबल डेथ्स में आता है। तो हर साल जो रिकॉर्डेड डेथ्स बाय ड्राउनिंग है, लास्ट ईयर 2019 में 30,000 डेथ्स बाय ड्राउनिंग रिकॉर्ड हुआ था। तो उसके ऊपर हम काफ़ी, हमारी फोकस है कि एज अ फंडामेंटल लाइफ स्किल, और इसीलिए हमारा जो मानना है कि हर एक भारतीय को तैरना आना चाहिए, फर्स्ट एज अ लाइफ स्किल, एज अ सेफ्टी। तो सब सीखना चाहिए स्विमिंग, और उसके बाद अगर उनको पसंद है तो हेल्थ, फिटनेस, रिक्रिएशन के लिए वो लाइफ लॉन्ग पानी के साथ जुड़े रह सकते हैं। पर कभी भी आप या अपने बच्चे को पानी के पास अकेला नहीं रहना चाहिए। कोई हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग पूल में तैरना सिखाया, आपको कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप समुद्र में जाके स्विमिंग कर सकते हो या एक रिवर में, क्योंकि जो स्टिल वाटर है जो स्विमिंग पूल में, और मूविंग वाटर जो है जो समुद्र और रिवर में है, वो काफ़ी अलग होता है और का फील अलग होता है। तो काफ़ी एक्सीडेंट्स इसके कारण भी होते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मुझे तैरना आता है, और फिर गलत जगह पे और गलत टाइम पे जाके दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसी में हादसा हो जाता है। हादसा हो जाता है। वहाँ बहुत संभल के रहना चाहिए। चलिए, हमारे इस कॉन्वर्सेशन के हम आखिरी अब पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, यहाँ जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हकीमुद्दीन, और जो प्रोफेशनली स्विमिंग को ऑलरेडी कर रहे हो, कॉम्पीट कर रहे हो, किस तरह का उनका शेड्यूल होना चाहिए डेली,
कितनी आवर्स ऑफ एक्सरसाइज जरूरी होती है, क्योंकि स्विमिंग बहुत स्ट्रेनुअस भी होता है, किस तरह की डाइट प्लान्स फॉलो करनी चाहिए, किस तरह का उनका हेल्थ शेड्यूल होना चाहिए? um, स्मिता, ये 2 मिनट का आंसर नहीं है, तो बट अगर मैं काफ़ी चेंज हुआ है जब मैं ट्रेनिंग करता था और अब मैं जब इंडिया के टॉप एथलीट्स को देखता हूँ, तो जब हम लोग ट्रेन करते थे, हम लोग हार्ड ट्रेन करते हैं, काफ़ी मेहनत, खाली ओनली मेहनत के ऊपर हम फोकस करते थे। पर अभी जो फोकस है वो स्मार्ट ट्रेनिंग के ऊपर है, कैसे हम लोग हमारे शेल्फ लाइफ को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, हम काफ़ी सालों तक हम compete कर सकते हैं एट द हाईएस्ट लेवल। और स्विमिंग एक ऐसी एक जब कम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं, तो सबको आपको एथलीट भी होना है, वेट लिफ्टर भी होना है, तो मल्टी स्किल्ड, और उसके उसके बाद आप तो स्विमिंग भी करते हो उसके ऊपर। तो स्विमिंग इज काफी हद तक वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स है, ट्रेनिंग के हिसाब से। स्केड्यूल लोग ऑलमोस्ट एक एलीट एथलीट सुबह 2 या 3 घंटा मिनिमम ट्रेनिंग करेगा, और शाम को फिर से 2-3 घंटा ट्रेनिंग करेगा। तो और वीक में 6 दिन ट्रेनिंग करेगा, और और हर दिन 2 सेशन, तो ऑलमोस्ट 12 सेशंस अ वीक। और जब जिस एक अगर किसी को आइडिया आना है, तो जब मैं स्विमिंग करता था, एक सेशन में हम लोग 5 या 8 किलोमीटर के बीच में एक सेशन में कवर करते थे। तो एक दिन में ऑन एन एवरेज 12 से 15 किलोमीटर हम लोग पानी के अंदर, उसके ऊपर से हम लोग भागते थे, ऑलमोस्ट 5 या 8 किलोमीटर भागते थे। तो काफी वो अगर वो देखोगे, तो शायद मैंने दुनिया का काफी राउंड पानी में ऑलरेडी बिताया है। और ऐसे भी किसी भी स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करके मेडल्स जीतना, उसके पीछे बहुत गहन अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। एक आखिरी ऑडियंस सवाल लेना चाहूंगी। सुल्तान घड़ियाली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द जेंडर रेशियो इन स्विमिंग एंड व्हाई टुडे। अब आपके टाइम पे निशा मिलेट थी, आज हम शिवानी कटारिया की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि विमेन में जो है इसे ज्यादा पुश मिल रहा है प्रोफेशनली? आप अभी कंपेरेटिव स्विमिंग में ये एक बड़ी गैप है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके अगर हमको टैलेंट निकालना है, तो वुमेन स्विमर्स में बहुत सारी पोटेंशियल है। पर उनको मेन चीज जो है कि उनको कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए, क्योंकि जो कल्चरली एक चैलेंज है। तो हम लोग यही माना है कि कैसे उनका पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल, सेफ बनाया जाए, कि ज़्यादा ज़्यादा लड़कियां आके स्विमिंग में ज़्यादातर, क्योंकि हमने देखा है कि इनिशियल शुरुआत में काफ़ी लड़कियां आती है स्विमिंग करने के लिए, पर जब उन लोग 13, 14, 15 साल के होते हैं, तो छोड़ देते हैं स्विमिंग। तो वो चेंज करना है, और काफ़ी हमारी कोशिश चल रही है। काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा शुरू की है, वेदर एक सेंसिटिव इशू हो, मेंस्ट्रुएशन की बात करें, या कल्चरली कैसे लोगों को ये यू नो अवेयर त्वचा करें। त्वचा के बारे में, कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे मुझे टैन आ जाएगा। तो वो सब थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे हम राइट। लोग हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़ रही है, इन इन सुपरफिशियल चीज़ों से ऊपर आ रही है। हमने देखा है कि ज़्यादा चेंज आ रही है,
पर जितना हमारा स्कोप एंड पोटेंशियल है उस वो अभी भी चैलेंज है। बहुत सारी ऐसे अभी भी जो है सोशल कल्चरल टैबूज भी हैं जिन्हें अभी भी बहुत जगह खास करके औरतों को, महिलाओं को तोड़ना पड़ता है। नीतीश कुमार हाई कह रहे हैं, आपको भी हेलो। हमारा लास्ट जो आपसे मैं पूछना चाहूंगी हकीमुद्दीन कि इस वक्त रियलिस्टिकली आपको लगता है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को किसी मेडल की इस वक्त उम्मीद है, या वी आर एक्चुअली लुकिंग एट maybe 2028 when we can start making a splash and a dive, if I may say so? तो 2020 की कोई मेडल की उम्मीद नहीं है, पर 2028 डेफिनेटली अगर सब लोग जुट जाते हैं और जो हमारी जो शुरुआत हमने की है वो तेजी से बढ़ती जाती है, तो मुझे विश्वास है कि 2028 हो सकता है कि हमारे पास ओलंपिक गोल्ड मेडल की संभावना डेफिनेटली है। ओके, विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आपकी एक फोटो हमने अपनी प्रोमो वीडियो में इस्तेमाल किया था जिसमें आप अपनी बेटी के साथ हैं पानी में। आई थिंक वो 4 साल की हैं। क्या उनको ऑलरेडी जो है आप एक कंपेटिटिव स्विमर के लिए ट्रेन करना आपने शुरू कर दिया है, या इस वक्त शी इज ओनली एंजॉयिंग बीइंग इन द वाटर? अभी मुझे मेरी बेटी को मेरा यही मानना कि उसको पानी से प्यार होना चाहिए बस। अगर अगर खुद उसको इंटरेस्ट है कंपटीशन स्विमिंग कंपटीशन करने के लिए तो मैं सपोर्ट करूंगा, पर मेरा ये नहीं मानना है कि उनको कोई उसके ऊपर फोकस करना है। मैं उनको डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा कि जो भी उसको स्पोर्ट खेलना है, पर उसको पानी से प्यार है अभी, तो वो मुझे उसको सपोर्ट करना है कि वो बना रखे। चलिए, वो हमारी तरह डिसअपॉइंटिंग नहीं है कम से कम कि पानी के साथ कंफर्टेबल हैं। बट उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे बकेट लिस्ट में एक निश्चित रूप से ये एक टिक मार्क लगाने वाली बात होगी जिस दिन मैं डाइव कर सकूं। आपसे आके वो स्किल सेट जरूर सीखूंगी। और सकीना इब्राहिम कह रही हैं, as Hakeem's grandmother, I have watched my boy grow up, and in each step he has made us proud. It is wonderful to hear his story in Hindi today. Thank you so much, Sakina ji, for joining us. And I know कि हकीम इज नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। उन्होंने इनफैक्ट बकायदा प्रैक्टिस किया है, स्ट्रगल किया है कि हिंदी में कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकें। हकीम, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर ग्रैंडमदर? शी इज 96 years old. और जिस तरह से वो जिंदगी जीती है वो काफी इंस्पिरेशन है हम मुझे भी। she always जो भी मुश्किल है उसने काफी मुश्किल के का सामना किया है, पर हमेशा एक स्माइल के साथ एक स्माइल के साथ उसने हर मुश्किल की सामना की है, तो वो मेरी प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। That's lovely. सकीना जी, आपने इस शो में अपना कमेंट देकर जो है हमारे इस शो को और स्पेशल कर दिया। बहरहाल हमारे जो तमाम ऑडियंस हैं, हमारे दोस्त हैं, रॉबिन, मीर, अमीना, सभी लोगों को, सुल्ताना, नीतीश, विवेक, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए, हकीमुद्दीन से अपने सवाल पूछने के लिए। एंड हकीमुद्दीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आप लोगों की कैंपेन चल रही है स्विमिंग मैटर्स इंडिया या लेट्स पूल इन, उसके साथ आप कैसे लोग जुड़ सकते हैं? श्योर। स्मिता, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके ऑडियंस के साथ कि हमारी ये एक कोशिश है, लेट्स पूल इन एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, जो स्विमिंग इंडस्ट्री को अभी मुश्किल हालात है अभी, उनको सपोर्ट करने के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया। इट्स ओलंपियंस, पैरालंपियंस, अर्जुन अवार्डीज और राष्ट्रीय लाइसेंस सोसाइटी के सपोर्ट के साथ हम लोग बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म है प्ले फॉर इंडिया, जिसके द्वारा हम लोग हमारी फर्स्ट स्टेप है जो 100 लोग जो बेनिफिशरीज है उनको कैसे एक टाइम का ग्रांट 10,000 रुपीज का सपोर्ट दे सकते हैं। तो जो भी आपके ऑडियंस है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट कीजिए इस एक इनिशिएटिव, हमारा जो इनिशिएटिव है।
it might किसी का life change हो सकता है आपके support के द्वारा। राइट, आप ट्विटर पर भी हकीम हबीबुल्लाह के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं और लेट्स कूल इन इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया आज मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सफरनामा का ये सिलसिला जारी रहेगा, फिर हाजिर हम होंगे किसी नए शख्सियत के साथ, बात करेंगे उनके जिंदगी के सफर के लिए। आज बस इतना ही, नमस्कार। थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।